बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने PDM की नींदें जो हैं वो आज फिर से हराम कर दी हैं। वो कैसे हराम की हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमती बदनीयती जो है वो एक दफ़ा फिर खुलकर सामने आ गई है, और वो कैसे सामने आई है, हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पर भी आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक खेल शुरू करना, वो जैसे पुतली तमाशा होता था ना, तो वो पुतली तमाशा शुरू करने की कोशिश की गई थी एक इदारे की जानिब से शायद, लेकिन वो पुतली तमाशा जो है वो अपने पहले मुजाहरे में वो तमाशा तमाशा नहीं बन सका बल्कि फेल हो गया। वो कैसे हुआ उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, पहले तो बात ये करते हैं कि PDM की नींदें जो है वो कैसे हराम की और खान साहब ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो हमले खसूसन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर PDM और ये टोला कर रहा है, वारदाती टोला, वो सबके सामने एक बाकायदा मुनज़्ज़म और मरबूत किस्म की एक कैंपेन चलाई जा रही है जजेस के खिलाफ, खसूसन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ। और वो जजेस जो उनके केसेस में जिनकी राय उनकी राय से मुताबिकत रखती है, जिनमें जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस जस्टिस इजाजुल हसन साहब हैं और दीगर जजेस भी हैं, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब भी शामिल हैं। तो एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, किरदार कुशी की गई, ऑडियोज लीक की गई, उनके खवातीन के हवाले से भी डिस्कशन की गई, और ऐसा एक पाकिस्तान में एक तमाशा बना दिया गया जो शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहले ऐसे तमाशे नहीं बने थे। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने करारदाद मजम्मत जो है वो भी पास की। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसला कर रही है और उस मुल्क की जो सबसे सुप्रीम ईवान जिसको हम कह सकते हैं पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट उसके फैसले की ना सिर्फ मानने से इनकार कर रही है बल्कि उसकी मजम्मत भी कर रही है। तो इमरान खान साहब ने आज एक कॉल दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और पूरे पाकिस्तान में आज लाखों लोगों ने सड़कों पर आकर और प्रोग्राम्स करके एक मैसेज कन्वे किया है बड़ी खूबसूरती के साथ। और मैं समझता हूँ कि उसमें बहरहाल इमरान खान साहब का एक जो सियासी बयानी है वो अपनी जगह पे है और इसको यकीनन फायदा भी हो रहा है उनको, लेकिन बहरहाल एक मैसेज जरूर कन्वे हो गया उन ताकतों को जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी। खसूसन इस हुकूमत के कुछ जो इकदाम थे आईनी तौर पर चूंकि उनकी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए उनका बड़ा एक टिपिकल और वाज़ेह किस्म का एक स्टांस था। खसूसन 14 मई को इलेक्शन के हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला किया था उस हवाले से भी उनसे कुछ ताकतवर हलकों के लोगों ने मुलाकातें भी की, लेकिन बहरहाल अपने हसब मंशा नतायज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हासिल ना हो सके और वो कैंपेन उसमें अब शिद्दत भी आ गई है। अब हुआ क्या हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो इस हुकूमत ने पार्लियामेंट से पास कराया। अब वो बुनियादी तौर पर क्यों पास कराया, उससे पहले उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा इख्तियार था जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, इस पे बात करना जो है वो भी ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो आइन है उसमें पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है 184(3) और वो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी बुनियादी अवामी इंसानी कोई भी ऐसा जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक दरपेश होंगे उसको टेकअप करने का उस सुओ मोटो का इख्तियार जो है वो बहरहाल हासिल है। और वो मैं पढ़ भी देता हूँ, पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से वो नाजरीन जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखी उनके लिए वो ये कि आर्टिकल 199, अब ये आर्टिकल 199 वो आर्टिकल है जिसके तहत हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल होती हैं जिसको हम रिट पेटिशन भी कहते हैं। तो वहाँ उसमें चूंकि इसमें ये 184(3) के हवाले से ये स्पेसिफिकली ये सब कुछ हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है तो उसका पढ़ना जरूरी था। वो ये है कि आर्टिकल 199 के अहकाम पर असर अंदाज हुए बगैर अदालत उज़्मा को अगर कोई समझे कि हिस्सा दोम के बाब 1 के जरिए तफवीज़ शुदा यानी वो हकूक जो दिए गए हैं बुनियादी हकूक में से किसी हक के निफाज के सिलसिले में अवामी अहमियत का कोई सवाल दरपेश है तो मज़कूरा आर्टिकल में बयान करदा नौयत का कोई भी हुक्म सादर करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार हासिल होगा। तो बुनियादी जो अवामी और बुनियादी हकूक है उसके हवाले से ये तो क्लियर हो गया। अब जाहिर है इलेक्शन और अपने नुमाइंदों को चुनने का हक जो है ये बुनियादी हक है, पाकिस्तान का आइन देता है।
تو اس میں جو کچھ کہا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے بعد ایک آرٹیکل 187 کے تحت بھی ایک اختیار حاصل ہے, اور وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے وہ ایسی اب 187 کہ عدالت عظمیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی ہدایات, احکام یا ڈگریاں جاری کرے جو کسی ایسے مقدمہ یا معاملہ میں جو اس کے سامنے زیر سماعت ہو انصاف کرنے کے لیے ضروری ہیں, اور ان میں ایسا بھی حکم شامل ہے جو کسی شخص کے حاضر کیے جانے یا کسی دستاویز کو برآمد کرنے کے لیے صادر کیا جائے. اور پھر یہ بھی سوال اگر پیدا ہوگا کہ وہ کس صوبے کی عدالت عالیہ اس کا نفاذ کرے گی, تو اس سلسلے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا فیصلہ حتمی ہوگا. اب یہ آرٹیکل 187 ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے 190. وہ 190 آرٹیکل یہ ہے کہ پاکستان کے تمام حکام جو ہیں عاملہ و عدلیہ وہ عدالت عظمیٰ کی معاونت کرنے کے پابند ہیں. اب پاکستان کے تمام اداروں کو پاکستان کا آئین وہ پابند کر رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مانیں گے, لیکن اس وارداتی ٹولے نے جتنے احکامات مانے ہیں وہ سب کے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرٹیکل ہے, اور وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 191 اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار جو ہے وہ حاصل ہے, اور وہ یہ کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی. اور پھر اس پر بہت سی ججمنٹس بھی موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی یہ 2005 ایس اے ایم آر پیج ہے 1484, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے پاس مکمل اختیارات موجود ہیں برائے فراہمی انصاف. اور پھر ایک اور 2004 سپریم کورٹ منتھلی ریویو, وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی آرٹیکل 184 تیز رفتار اور بلا معاوضہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرتا ہے. پھر ایک یہ ہے کہ 2004 ایس ایم آر 354 پیج پہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت صرف انفرادی حقوق طلب نہیں کیا جا سکتے, اس کا دائرہ پبلک ایٹ لارج پر محیط ہے. تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو نہ صرف اس عوامی نوعیت کے کیسز ٹیک اپ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے, بلکہ اپنے قواعد و ضوابط بھی بنا سکتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اختیار جو 184(3) کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل ہے, اس اختیار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کرایا گیا. اس میں بنیادی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات تھے ان کو ریگولیٹ کیا جانا مقصود تھا, اور ان کے پر کاٹنے مقصود تھے. تو اس میں پیٹیشن فائل ہوئی, اس پیٹیشن پہ 8 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا جنہوں نے سماعت کے بعد اس میں سٹے بھی جاری کیا. تو آج وفاقی حکومت نے جو ہے اس میں اپنا جواب بھی جمع کرا دیا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کے ذریعے یہ جواب جمع کرایا گیا, 8 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں کہا کیا گیا کہ اب مسترد کرنے کی استدعا کی گئی ہے کہ یہ درخواستیں انصاف کے حصول کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے درخواست گزاروں کی قانون کو چیلنج کرنے کی نیت صاف نہیں ہے, پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں, ماسٹر آف روسٹر کے تصور کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے. وہ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ججز چیف جسٹس, اس حوالے سے چیف جسٹس کا آرٹیکل 184(3) کا اختیار ریگولیٹ ہوگا. اب یہ خود کہہ رہی ہے وفاقی حکومت قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی, یہ بھی وفاقی حکومت نے کہا. قانون میں آرٹیکل 184(3) کے تحت اپیل کا حق دیا گیا. بنیادی طور پر یہ آرٹیکل 199 جس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے اختیارات قواعد و ضوابط وضع کرنے کے اختیار ہے, بنیادی طور پر یہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے, اور آرٹیکل 191 کی یہ خلاف ورزی ہے. ہاں ایک صورت تھی کہ 191 میں چونکہ جو اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے جب اس کو محدود کیا جائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جائے, اور اس کے لیے بہرحال اس وارداتی ٹولے کے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے پارلیمنٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ امبیرسمنٹ بھی بہرحال ہوئی ہے کہ ان کو جس بل کے پاس کرنے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں شاید اب چیف جسٹس آف پاکستان پر اپنا دباؤ بڑھانے کا موقع ملے گا, تو اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی ہے. آج لوگوں نے پورے پاکستان میں نکل کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس وارداتی ٹولے کے اس ایکٹ کے خلاف ہیں, اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اچھا چلیں, یہ تو ہو گیا حکومت کی بدنیتی. اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک اور کھیل جو ہے وہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہ بچوں کو دکھایا جاتا ہے پتلی تماشا. تو شاید پاکستانیوں کو ایک ادارہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی بچے ہیں اور ان کو جو بھی ہم دکھا لیں گے تو اس کو دیکھ کے یہ خوش ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈیا میں کانفرنس تھی
शंघाई ताउन तंजीम, वो उसके हवाले से तो हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी वहाँ गए हुए थे, और उन्होंने वहाँ जो कुछ की, मैंने अपनी पिछली वीडियो में उस पर बात की है। तो फिर अब जो इंडियन स्टेट मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने कैटेगोरिकली पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया, और फिर ये भी कहा कि जी वो सलूक जो दहशतगर्दों के साथ और उनके सहूलतकारों के साथ किया जाता है, हमने वही सलूक किया और ये इसी सलूक के मुस्तहिक हैं। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और इंडिया का अटूट अंग रहेगा। अब जो ये सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, ये 9 जून 1955 को पैदा हुए थे। ये 2015 से लेके 2018 तक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, इंडिया के 30वें फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनका एक जो सफारती तजुर्बा है उसका दौरानिया अगर देखा जाए और बिलावल भुट्टो साहब की अगर उम्र देखी जाए तो शायद कोई खास फर्क नहीं है। अब होना ये चाहिए था, चूंकि जब सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में थी तो इंडियन जो डेलीगेशन था और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान में नहीं आए थे, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। तो अब हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, पता नहीं ये सो रहे हैं या नाअहल लोग इसमें बैठे हुए हैं, इनको भी चाहिए था कि बिलावल भुट्टो साहब को भेजने की बजाय, अब चूंकि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं पता कि इस किस्म के जब इवेंट्स होते हैं और इस किस्म की जब सफारती मीटिंग्स होती हैं उनमें मौक़िफ़ कैसे बयान किया जाता है, और फिर वो बयान करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए सफारतकारी का और इन मामलात को अंडरस्टैंड करने का। अब बिलावल भुट्टो साहब की खूबी सिर्फ ये है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में किसी इदारे में काम नहीं किया, कोई जॉब उन्होंने नहीं की, तो उनके जो प्रोफाइल है उसमें ऐसा कोई सफारती तजुर्बा उनको हासिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इतने अहम इवेंट पर उनको भेज दिया गया है। भेजने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने तौर पे शायद एक पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहरहाल इसमें नाकाम हुए हैं। और फिर होना ये चाहिए था कि फॉरेन ऑफिस उसमें वर्चुअल पार्टिसिपेशन बहरहाल की जा सकती थी, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक रिसेंट वर्चुअल पार्टिसिपेशन उनकी जानिब से हुई है। तो अब ये जो बुनियादी तौर पर ये शंघाई ताउन तंजीम ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें होता ही है कि आम तौर पर इस किस्म की जो तकारीब और जो मीटिंग्स और ये जो इवेंट्स होते हैं उसमें मल्टीलैटरल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, बाईलैटरल नहीं होता। लेकिन अब इंडिया ने जो कुछ किया पाकिस्तान के साथ, उनका जो रिसीव करने से लेके आखिर तक का रवैया था, वो भी उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर खुद जब बिलावल भुट्टो साहब जो है वो अपने हम मनसब की बजाय अपने से रैंक में या मनसब में से कम लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ बैठ के कह लगा रहे थे और गप्पे लगा रहे थे, तो ये बहरहाल एक इंटरनेशनली अच्छा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था रियासत पाकिस्तान की जानिब से। तो बिलावल भुट्टो साहब को वो लोग जो मुस्तकबिल का वजीर आजम बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि ये पुतली तमाशा जो है मुझे नहीं लगता ये चलेगा। हाँ, कोई और आप बेशक बंदा ले आए तो शायद आपके इस जो पुतली तमाशा है इसमें जान पड़ जाए, लेकिन लगता नहीं है जिस फिल्म को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिल्म चलेगी। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।